हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे हमारा लेसन पार्ट 1 में हमने पढ़ा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के बारे में, राइट। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका अगला पार्ट जो बहुत ही अच्छा है। तो हम बात कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज इज द वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंट डिबेट ऑफ आवर टाइम्स। आज के हमारे ज़माने में या हमारे समय में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो फ्यूचर के जानकार हैं, जो एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं और जो एनवायरनमेंट की चिंता करते हैं, उन लोगों के बीच में सबसे जो इम्पोर्टेंट डिबेट का सब्जेक्ट है वो है क्लाइमेट चेंज। यानी कि वो लोग इतने चिंतित हैं, वो बता रहे हैं कि क्या फ्यूचर है अगर हम लोग इसी तरह से एनवायरनमेंट में पोल्यूशन बढ़ाते रहे, इसका टेम्परेचर बढ़ता रहा तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। हम लोग जो है बहुत जल्दी जो है ये दुनिया एंड हो जाएगी अगर इस तरह से चलता रहा तो। ये सबसे राइट मोस्ट ऑफ द contested environmental debate. Will the West Antarctica ice sheet melt entirely? Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? तो क्या जो वेस्ट अंटार्कटिका आइस जो शीट्स है क्या पूरी तरह से पिघल जाएंगी, या फिर विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसरप्टेड? क्या वो डिसरप्ट हो जाएंगी पूरी जो गल्फ स्ट्रीम्स है ओशन की? एंड विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट मे बी? और तो क्या कि आज जो है पूरा वर्ल्ड का एंड हो जाएगा, राइट। इट मे बी। इस तरह के जो सवाल हैं जो समझदार लोग हैं, राइट, जो बड़े लेवल पे सोचते हैं, हम लोग छोटी मोटी बातों के लिए लड़ते रहते हैं, तेरा मेरा ये वो, राइट, काला गोरा हिंदू मुस्लिम ये वो अगड़म बगड़म पूज जाती। लेकिन जो समझदार लोग हैं, जब दुनिया नहीं रहेगी तो हमारे झगड़े कहाँ रहेंगे? तो उनका जो डिबेट का जो सब्जेक्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस वर्ल्ड को हम लोग कैसे बचाएं, अर्थ को कैसे बचाएं, इस पॉल्यूशन से हम लोग कैसे ओवरकम करें। मे नॉट बी आइदर वेज, Antarctica is the crucial element in the debate, not just because of its only place in the world which has never sustained a human population. तो कहते अंटार्कटिका जो है वो डिबेट का सब्जेक्ट इसलिए नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे जो है ह्यूमन पॉपुलेशन जो है कभी रही नहीं, relatively pristine in this respect, but more importantly because it it hold in its ice cores half millions year old carbon records. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर? 500,000, राइट, लगभग जो है 500,000 ईयर्स, अबाउट 5 लाख ईयर्स जो पुराने कार्बन रिकॉर्ड्स हैं। कार्बन रिकॉर्ड्स आप अच्छे से जानते हैं, जो कार्बन 14 है, किसी भी एज को, किसी भी चीज की एज को पता लगाने के लिए हम लोग कार्बन 14 या कार्बन तरह तरह की जो है तरीके से पता लगाते हैं। कोई भी चीज है कितनी पुरानी है, राइट, कोई सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है या कोई चीज कितनी पुरानी है, राइट, तो कोई पत्थर कितना पुराना है, इसका पता कैसे लगेगा? इसका पता आप जानते हैं कि कार्बन जो मेथड है उससे हम पता लगाते हैं, उस पर हम लोग कार्बन लगाते हैं और फिर उसकी जो रिएक्शन आती है, उसके डिफरेंट जो रिजल्ट्स आते हैं, उससे पता चलता है कि ये इतनी एज पुराना है। तो यहाँ हमें 5 कार्बन रिकॉर्ड्स मिलते हैं, कितने? 500,000 ईयर्स ओल्ड, ट्रैप्ड इन लेयर्स ऑफ आइस, जो कि आइस की लेयर्स के अंदर ट्रैप हैं, छिपे हुए हैं, राइट। If we want to study and examine the Earth's past, present and future, Antarctica is the place to go. और अगर हम जानना चाहते हैं, अच्छी चीज़ है, शुरू में भी आपको बताया कि अगर हम दुनिया का पूरा फ्यूचर जानना चाहते हैं, इसका पास्ट जानना चाहते हैं और प्रेजेंट जानना चाहते हैं, तो अंटार्कटिका, राइट, इज द प्लेस टू गो। कैसे है? क्योंकि यहाँ इतने पुराने कार्बन्स जो है ट्रैप पड़े हैं लेयर्स के अंदर, तो हम अपना पास्ट जान सकते हैं। वी कैन नो द पास्ट। प्रेजेंट हम आज जान सकते हैं कि किस तरह से हम देख रहे हैं। जब वहां आप देख रहे हो, आप जाते हो, आप देखते हो, तो आपको पता चलता है कि बड़े बड़े जो आइसबर्ग्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, क्रैकिंग की साउंड आ रही है, पिघल रहे हैं। तो उसका हम आइडिया लगा सकते हैं कि अगर ये पिघल के जो पानी है ये फिर कहाँ जाएगा? ये पानी हम पूरी हमारी अर्थ को क्या कर देगा? सबमर्ज कर देगा। तो हम फ्यूचर को भी देख सकते हैं, प्रेजेंट को हम देखते हैं कि हमारा ये हाल है, हम इस तरह से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, राइट, और इस टेम्परेचर से कैसे जो है बर्फ पिघलेगी और आने वाले कुछ वर्षों में, कुछ ईयर्स में क्या होगा। तो इसलिए हम पास्ट भी देख सकते हैं, क्योंकि वहां जो कार्बन पड़े हैं, फॉसिल्स पड़े हैं और चीजें पड़ी हैं, उनको जो है हम देख सकते हैं। हमारा लाखों साल पुराना पास्ट हम जान सकते हैं। प्रेजेंट आप सीन देख रहे हो, वहां पर पिघल रहा है, तो प्रेजेंट आप अच्छी तरह से उनको देख के आप पता लगा सकते हो कि वेयर वी आर गोइंग। और पास्ट, सॉरी, फ्यूचर आपको पता ही है, अगर इसी तरह ये पिघलते रहे तो बहुत अच्छा फ्यूचर हमारा नहीं है।
वी हैव टू डू समथिंग, हमें कुछ करना पड़ेगा टू सेव आवर अर्थ. Students on ICE, the program I was working with on the Shokelski, aims to do exactly this by taking high school students to the end of the world and providing them with inspiring educational opportunities. तो कहते स्टूडेंट ऑन द आइस, ये जो शिप का नाम है ना उनका, जो प्रोजेक्ट का, सॉरी, जो राइट शोकलेस के है ना शिप, उसमें जो है उसका जो नाम है, जो प्रोजेक्ट बच्चे जिस प्रोजेक्ट पे गए तो स्टूडेंट ऑन आइस. क्या प्रोजेक्ट का नाम है? स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये उनके प्रोजेक्ट का नाम है, उनके एडवेंचर. और जो शिप का नाम है आपने देखा है, दैट इज सोकलेस के एकेडमिक. और कहते कि जो हमारा आई वाज वर्किंग विद द ऑन द सोकलेस एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टॉकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोवाइडिंग देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज which will help them foster a new understanding and respect for our planet. और बच्चों को वहां ले जाने का इस प्रोजेक्ट का, राइट, स्टूडेंट्स ऑन आइस का क्या मोटो है? इसका मोटो है कि एक नई फोस्टर, यानी एक नई अंडरस्टैंडिंग फोस्टर होगी, उनमें बढ़ेगी. किसके लिए? नेचर के लिए, प्लेनेट हमारे अर्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए. जब वो चीजें स्टडी करके आएंगे तो डेफिनेटली उनकी समझ बढ़ेगी, फोस्टर होगी. ये इसका मोटो है कि वहां पे स्टूडेंट्स को ले जाने का. It has been an operation for 6 years now, headed by Canadian Geoff Green, who got tired of casting celebrities and retired. तो ये जो क्या था, इस जो स्टूडेंट्स ऑन आइस है, ये ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, अब तक उसको 6 years हो गए हैं. और किसको हेड कौन कर रहा है? कैनेडियन जो पर्सन है, कनाडा के रहने वाले हैं, जियोफ ग्रीन, हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड. अब उनको क्या हुआ कि वो टायर्ड, गेट टायर्ड, थक जाना, बहुत थक गए बड़े बड़े लोगों को वहां घुमाने के ले जाके. बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो लोग, उनको शौक होता ना, पिछले दिनों आपने देखा ना टाइटैनिक में किस तरह बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए, टाइटैनिक का जो है मलबा देखने जा रहे थे, तो किस तरह उनकी सबमरीन जो है वो एक्सप्लोड हो गई थी, मर गए थे. तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े लोग जो एडवेंचर के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, पहले ये जोफ जो है ग्रीन उनको लेके जाते थे. फिर उन्होंने कहा मैं थक गया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ले जाके वहां पे, राइट, rich curiosity seekers who could only give back in, sorry, who got tired of creating celebrities and retired. Rich, right, curiosity seekers who could only give back in a limited way. और वो बहुत क्यूरियोसिटी, ऐसी बात नहीं है, वो लोग भी जो है कुछ एनवायरनमेंट के लिए करना चाहते हैं, लेकिन वो थोड़ा देते हैं, स्मॉल अमाउंट, यानी बहुत कुछ थोड़ा दे रहे हैं वापस नेचर को, जो नेचर ने उनको दिया है, इतनी वेल्थ दी है, इतनी समझ दी है, मालिक ने सब कुछ दिया है, उसको वापस देते हैं. लेकिन उनकी जो अमाउंट है रिटर्न करने की, दैट्स नॉट इनफ. वो इतनी जो है, क्या कहते हैं आप, इतनी इनफ नहीं है, इतनी जो है ज्यादा नहीं है, दैट्स नॉट इनफ. हाँ, जियोफ ग्रीन हु गॉट टायर्ड ऑफ विथ स्टूडेंट ऑन आइस, ही ऑफर्स द फ्यूचर generation of policymakers a life-changing experience at age when they are ready to absorb, learn and most importantly act. और कहते हैं कि वो लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, वो जो है स्टूडेंट अगर कुछ करेंगे ना तो कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करके आएंगे, वो उसको बहुत अच्छे से देखेंगे, और वो फ्यूचर है कंट्री का, तो वो क्या करेंगे, वो उनकी ज्यादा दे सकते हैं. सेलिब्रिटीज एक निश्चित एक, बल्कि जो स्टूडेंट्स है वो फ्यूचर है, वो एक नई सोच बनाएंगे, एक नया विजन लेके वो चलेंगे. दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, सीखने के लिए, राइट, एब्जॉर्ब करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट. और सबसे बड़ी बात है कि ये जनरेशन एक्ट करेगी, यानी कि कुछ करेगी इसके लिए. दैट्स व्हाई ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन स्टूडेंट्स, इसलिए वो स्टूडेंट्स में जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है. The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. The region of the program has been so successful, और इसका जो रीजन है वो बहुत ही सक्सेसफुल है. क्यों? Because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. क्या आप वहां पे जाओ और आप उससे क्या है अफेक्ट ना हो? It's impossible. It is easy to be blase about polar ice caps melting while sitting on the comfort zone of our respective latitude and longitude. But when you can visibly see glacier retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of the global warming is very real. हाँ,
तो क्या होता है जब आप वहां जाते हो, तो एक्चुअली जब हम अपने घर में बैठ के अपने ड्राइंग रूम में एक डिफरेंट लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड की बात करें ना, यानी कि वर्ल्ड में किसी जगह पे हम मान लो जाके और क्या करेंगे, कोई हम लोग किसी जगह पे धरती के ऊपर किसी भी जगह पे हम लोग है, कोई हमारा वहां बैठ के हम अगर उसको सोचेंगे, सुनेंगे, किताबों में पढ़ेंगे तो हमें डेफिनेटली थोड़ी चिंता होगी। जब आप उसको देखोगे, व्हेन यू सी डायरेक्टली, और आप जब देखते हो क्या हो रहा है, आई सेल्स कलेप्सिंग, बड़े बड़े आई सेल जो है वो कलेप्स हो रहे हैं, राइट। और यू बिगिन टू रियलाइज, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये सिर्फ बातें नहीं है बल्कि रियलिटी है, कि जो है बहुत बड़ा डेंजर है हमारे अर्थ के लिए, राइट। व्हाट इज दिस, ये क्या हो गया भाई? थिंग्स वी क्वाइट डिफरेंट देन। देखते हैं तो यही सब चीजें जो हैं हम लोग देखने को देख रहे हैं कि वहां पे सब, जब आप वहां जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि रियलिटी है क्या। रियलिटी जो है हम किताबों में पढ़ रहे हैं वो सिर्फ बातें नहीं है, बल्कि रियली जो है हमारे अर्थ को जो है बहुत डेंजर है, बहुत खतरा है। दैट इज द टॉकिंग अबाउट। कहाँ खो गया आपका ये, राइट। स्लाइड्स को क्या प्रॉब्लम होगी? हाँ, right, very real. Global warming, ice shelf collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. और जो थ्रेट है वो बहुत ही रियल है। ये कोई बात किताबी बातें नहीं है कि हमें लगता हो कि जो है किताबी बातें हम लोग कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं। जबकि अब हम देखते हैं वहाँ पे किस तरह से बड़े बड़े आइसबर्ग्स कलेप्स हो रहे हैं, चटकने की उनकी आवाज़, पिघलता हुआ आप देखते हो तो आपको लगेगा कि यस, इट्स रियल प्रॉब्लम, इट्स नॉट ओनली द बुकिश थिंग। Antarctica, because of her simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have right, big repercussions. तो अंटार्कटिका, क्योंकि वहां पे क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, वहां पे इकोसिस्टम नहीं है इतना ज्यादा, ऑफ सिंपल इकोसिस्टम है तो, एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारी चीजें नहीं है वहां पर, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी नहीं है, तरह तरह के प्लांट्स और एनिमल्स नहीं है वहां पर। इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंज इन द एनवायरनमेंट कैन हैव ए बिग रिपरकशंस। बिल्कुल एक व्हाइट कैनवस की तरह है जहां पे आपको बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी नहीं है कि हमें स्टडी करना मुश्किल हो। तो हाँ, बिल्कुल इन चीज़ों की कमी जो है वो हमारे लिए इसको एक अच्छी जगह बनाती है स्टडी करने के लिए, क्योंकि छोटा सा भी, हाउ लिटिल चेंज इन द एनवायरनमेंट कैन बिग रिपरकशंस, कितना एक छोटा सा भी चेंज जो है हमें कितना बड़ा जो है इसका अफेक्ट पड़ता है, ये हम वहां पे अंटार्कटिका में जाके देख सकते हैं। टेक द माइक्रोस्कोपिक, right, plankton, those grasses of the sea that nourish and sustain, right। तो आप देखेंगे कि बड़ी से बड़ी चीज और छोटी से छोटी चीज वो वहां पे आपको मिलेगी देखने को, राइट। बिल्कुल। टेक द माइक्रोस्कोपिक, क्या हो गया जिसको भैया क्यों परेशान कर रहा है, राइट। हाँ, चलिए कुछ काम कर रहा है। हाँ, टेक द माइक्रोस्कोपिक पाइथो प्लैंक्टन, द दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउदर्न ओशियंस फूड चेन। और टेक द माइक्रोस्कोपिक पाइथोप्लैंक्टन, छोटा सा एक जो प्लांट है, अगर माइक्रोस्कोपिक पाइथोन इन द सी प्लांट, उसको आप देखो, दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउथ ओशियंस फूड सिस्टम। और ये जो छोटी सी जो माइक्रोस्कोपिक, राइट, पाइथोप्लैंक्टन है, ये पूरे साउदर्न ओशियन की फूड चेन को अफेक्ट करता है, पूरे साउदर्न ओशियन की। These single cell plant use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize is compound in that wounds and most important of the process called photosynthesis। और आप जानते हो बहुत अच्छे से ये जो ग्रास है क्या करती है,
कार्बन डाइऑक्साइड को एसिमिलेट करना यानी आत्मसात करना, अपने अंदर ले लेना। ये अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अपने अंदर ले लेती है एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो है ये पूरा का पूरा और उस पूरी फूड चेन को ऑक्सीजन को रिलीज करती है और इससे पूरी फूड चेन जो है पूरे साउदर्न ओशन की जो है वो सर्वाइव करती है। साइंटिस्ट वॉन राइट, साइंटिस्ट वॉन दैट द फर्दर, तो इस तरह से एक छोटी सी घास जो है वो एक छोटी सी ग्रास जो है वो किस तरह से एक जिसको हम माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स बोलते हैं, किस तरह से ये जो है पूरे साउदर्न ओशन सिस्टम के फूड चेन को अफेक्ट करती है। देखिए किस तरह से जो है मालिक ने कोई भी चीज जो है बिल्कुल ऐसे नहीं बनाई है। एवरीथिंग हैज गॉट ऑन इम्पोर्टेंस, जिसे हम बहुत छोटा मान लेते हैं, यूजलेस मान लेते हैं, वो चीज पूरे सिस्टम को बना के रखती है। इट इज द सिस्टम ऑफ गॉड, ये जो है गॉड का सिस्टम है। साइंटिस्ट वॉर्न दैट द फर्दर डिप्लेक्शन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ पाइथोप्लैंक्टन। और साइंटिस्ट ये कह रहे हैं, वॉर्न कर रहे हैं, कह नहीं रहे बल्कि हमें आगाह कर रहे हैं, हमें चेतावनी दे रहे हैं कि थोड़ा सा भी फर्दर डिप्लेशन इन ओजोन लेयर, अगर ओजोन लेयर के अंदर और ज्यादा छेद होंगे तो क्या होगा, विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ पाइथोप्लैंक्टन, और जिससे पाइथोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज जो है ना वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। और उसके डिस्टर्ब होने से क्या होगा, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द ऑल मैरीन एनिमल्स एंड बर्ड ऑफ द रीजन। और उससे डिस्टर्ब होगा तो लाइफ जो है ना सब किसकी, मरीन, मरीन का मतलब होता है वाटर, राइट, मरीन। तो मरीन एनिमल्स जो है जितने भी पानी के जो जानवर वहां के जो जानवर हैं एंड बर्ड्स, उस एरिया उस रीजन के बर्ड्स है वो बुरी तरह से अफेक्ट होंगे, क्योंकि पूरी अपनी एक फूड चेन है। अगर पाइथोप्लैंक्टन डिस्टर्ब होगी तो समझिए पूरा का पूरा जो फूड चेन है पूरा साउदर्न ओशन वो डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड बर्ड्स एंड रीजन एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और नॉट ओनली दीज बट हमारी जो ग्लोबल कार्बन साइकिल जो है ना, राइट, जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, वही प्रॉब्लम। तो पूरा कार्बन एक प्रॉपर में जो ऑक्सीजन रिलीज करने का है, कार्बन को एसिमुलेट करने का है, वो सारा प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इन द पैराबल ऑफ द पाइथोप्लैंक्टन देयर इज ए ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं कि पाइथोप्लैंक्टन जो है, आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा क्या है, पैराबल यानी कोई स्टोरी या छोटी चीज। तो कहते हैं कि पाइथो ये अपने आप में एक मेटाफर है, रूपक है, यानी एक रूप है किसका, लाइफ का। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। तो ये जो पैराबल है ना कि आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, बड़ी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। सो दैट इज द मेन थिंग। तो हम लोग जब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो बड़ी चीजें अपने आप सेट हो जाएगी। जैसे आपका जिग-जैग वाला कुछ तरह का है, उसमें हम थोड़ी थोड़ी चीजों को सेट करते हैं तो बड़ी चीजें अपने आप देखते हैं शेप बन जाती है। ये इस पैराबल कहती है कि हम अगर इन छोटे छोटे पाइथोप्लैंक्टन इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो बड़ी चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी, अपने आप सोल्व हो जाएगी। वॉक ऑन द ओशियन। अब वो कह रहे कि यस, माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच epiphanies, but the best occurred just short of the Antarctic circle at 65.55 degrees south। तो ये जो है ना बड़ी सही एपिफेनीज जो है ना, बड़ी जो इंटरेस्टिंग, बड़ी आपको जो हैरान कर देने वाली चीजें हैं, बहुत सारी चीजें थी, उनमें जो बेस्ट चीजें क्या थी, वो अंटार्कटिक के ऊपर चलना। एट दिस point, the Sokoloske had managed to wedge herself into thick white stretch of ice between the Peninsula and Tadpole Island। तो कहते जो उनका जहाज है ना, वो शिप जो है ना सोकल्स की, वो किसी तरह से उसने वेज किया अपने आप को, वेज कहते हैं छेने को, यानी रास्ता बनाया उन आइस शीट्स के ऊपर। thick white stretch of ice between the Peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further। तो वो जो आइस थी ना वो हमें आगे बढ़ने के लिए रोक रही थी। तो लेकिन उनका जो शिप था उसने तो जैसे तैसे करके उसमें से वेज घुस के रास्ता बनाया, राइट। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ, बट बिफोर वी डिड वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंगप्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन। तो हमारे जो कैप्टन थे शिप के, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि यस वी आर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ, हम लोग नॉर्थ की तरफ वापस जा रहे हैं, राइट, हेड बैक टू नॉर्थ, बट बिफोर वी डिड, लेकिन हम इससे पहले ऐसा करेंगे, लेकिन उससे पहले वी और वेल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंगप्लैंक। गैंगप्लैंक एक फट्टा सा होता है जो जहाज से आप छोटी बोट पे आते हो, उतरते हो,
तो उसके लिए यूज किया जाता है। तो हमें कहा कि आप एक गैंगप्लैंक से जाइए एंड वॉक ऑन द ओशियन, और ओशियन के ऊपर चलिए। अब कहिए अरे ओशियन पे कैसे चलेंगे, क्योंकि वो जमा हुआ था, फ्रीज पूरा था, फ्रोजन था, तो इसलिए उस पर बोले कि वॉक ऑन द ओशियन। So there were all 52 of us kitted out in Gore-Tex and glares. और तो there were 50 all 52, हम लोग सब लोग बता रहे हैं कि तिशानी दोषी बता रहे हैं कि हम लोग सब 52 लोग थे, and kitted out in Gore-Tex and glares. Gore-Tex is a kind of fiber, एक ऐसा फाइबर होता है जिसमें से क्या होता है, हवा तो जा सकती है, पानी नहीं जा सकता। तो जो लोग स्विमर्स होते हैं, जो लोग पानी वाटर स्पोर्ट्स करते हैं, वो लोग इस चीज़ को करते हैं। तो हमने गोरटेक्स को एंड ग्लेयर्स तो आप जो लगाते हैं, राइट, ग्लासेस जिन पे कि आपको ग्लेयर नहीं लगती, और पानी में जब तैरते हैं तो करते हैं हम लोग, राइट, दैट इज द गेयर। Walking on the stark whiteness that seemed to spread out forever, underneath of it was a metro thick ice peak, right? And underneath that 180 meters of living, breathing salt water. और हम लोग जब क्या होता है, अब हम लोग जो है ओशन पे चलते हैं, और व्हाट एवर क्या होता है, अंडरनेथ अवर फीट वाज ए मीटर थिक आइस पेक, और हमारे जो है पैरों के नीचे 1 मीटर, राइट, 1 मीटर की पूरा आइस पैक था, जमी हुई आइस थी, ओशियन जमा हुआ था, राइट। एंड अंडरनेथ दैट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सोल्ट वाटर, और उसके 100 मीटर्स नहीं थे, लिविंग सोल्ट वाटर, जो सीका वाटर होता है वो था, लिविंग यानी उसमें लाइव्स थी, उसमें जो है मैरीन एनिमल्स थे या और चीजें जो होती है वो सब थी। इन द पेरिफेरी Carabiner seals were stretching and sunning themselves on the floors, much like stray dog will do under the shade of a banyan tree. और पेरीफेरी, और वहां पे जो उसकी जो पेरीफेरी बाउंड्री थी, उस एरिया में क्या था कि जो ये क्रेबिटर सील्स वर स्ट्रेचिंग एंड स्टनिंग, वो बड़े आराम से लेट रही थी, राइट, और अंगड़ाई ले रही थी। जिस तरह से क्या होता है, जैसे कि स्ट्रे यानी आवारा कुत्ते जो है बेनियन ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे गांव में स्ट्रेच लेटे रहते हैं, वैसे सील्स जो थे वो क्या कर रही थी, वहां पे सनिंग, अपने आप को धूप ले रही थी और लेटी हुई थी, स्ट्रेचिंग कर रही थी। इट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए रेवलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। और ये कह रहे कि इस तरह कोई रेवलेशन, कोई राज जो था वो नहीं निकल जाहिर हुआ था, हर चीज एक दूसरे से क्या थी, कनेक्टेड थी। 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and many ecospheres later. तो कहते हैं वो आप शुरू में बताया था तिशानी दोषी ने कि 9 टाइम जोन्स को पार किया, 6 चेक पॉइंट्स आए, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, और तरह तरह के जो है इकोस्फेयर, राइट, तरह तरह के इकोस्फेयर्स थे। उन सब के बाद आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले इन आवर प्लेनेट। अभी भी मुझे बहुत ताज्जुब था। तिशानी दोषी जो ऑथर है वो बता रहे कि अबाउट ऑन आवर प्लेनेट, हमारे प्लेनेट की जो ब्यूटी है, बैलेंस है, उसको देख के अभी भी वो जो है जब वंडर कर रही थी कि क्या मालिक ने, ईश्वर ने क्या जो है इसको बनाया है, और क्या इसका जो बैलेंस है, क्या प्ले ऑफ द ब्यूटी। हाउ वुड इट बी इफ अंटार्कटिका वर्स टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी। और कह रहे अगर अंटार्कटिका पहले की तरह वार्म हो जाएगा, जैसा पहले हुआ करता था, डायनासोर्स के टाइम में बताया था ना, काफी वार्म था, काफी सवा, बहुत सारे फ्लोरा और फोनाज थे, फिर उसके बाद उन सब टेम्परेचर जो है वो गिर गया और सब चीजें जो है एक्सटिंक्ट हो गई। तो पहले जैसा हो तो क्या होगा, प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी, विल वी बी अराउंड टू सी इट, और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, मेमथ्स एंड वुली राइनोज, हुज टू से। बोला अगर ऐसा होगा तो पता नहीं हम लोग उस वक्त रहेंगे या नहीं रहेंगे, या हम लोग भी डायनासोर्स की तरह, जो बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े जो होता है एनिमल, मेमथ्स की तरह, और वुली राइनोज, जो पहले जो वुली राइनोज थे उनकी तरह हम लोग भी एक्सटिंक्ट हो चुके होंगे, हम लोग भी विलुप्त हो चुके होंगे, या हम इसको देखेंगे जब वो वापस वार्म होने का मतलब टेम्परेचर का बहुत बढ़ जाना, वार्म हो जाना, जो जमा हुआ है वो अगर वार्म होगा तो सोचिए क्या होगा। तो बोले क्या हम लोग जी पाएंगे, देख पाएंगे, ये दिस इज द क्वेश्चन बाय तिशानी दोषी। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, तो कहते आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks, वहां पर 2 सप्ताह उन्होंने बिताए। तो बोले 2 सप्ताह बिताने के बाद स्टूडेंट्स के साथ टीनेजर्स, बहुत सारे जो आपकी तरह 11th-12th वाले जो होते हैं, इनको हम लोग टीनेजर्स कहते हैं ना, बहुत सारे आपकी तरह टीनेजर्स हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म
टू सेव द वर्ल्ड। लेकिन इन बच्चों में अभी टीनेजर है ना, अभी भी इनमें क्या है, सेव द वर्ल्ड। ये इतने मैच्योर बच्चे हैं, इतने मैच्योर टीनेजर्स हैं कि ये दुनिया को बचाना चाहते हैं, वर्ल्ड को। हम लोग जो है उलझे रहते हैं, ये चाहिए, आईफोन चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, इन चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं। लेकिन ऐसे भी टीनेजर्स हैं जो इन सब छोटे मोटे चीज़ों को छोड़ के पूरी अर्थ के बारे में सोच रहे हैं, पूरे प्लेनेट के बारे में सोच रहे हैं, उस पर कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ, राइट, दे वांट टू एक्ट समथिंग, save the world. All I can say is that a lot can happen in million years, but what a difference a day makes. तो बोले कि मैं कह सकती हूँ, वो कह रहे हैं कि हो सकता है बहुत मिलियन, लाखों सालों में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन एक दिन भी जो है बहुत, क्या कहता है, मेक्स ए डिफरेंस, इससे बहुत फर्क पड़ता है एक दिन से भी। राइट, सो दिस वाज द योर लेसन, ये रहा आपका लेसन। तो आपने देखा किस तरह से जो है प्रॉब्लम है वो, अगर ज़्यादा डिटेल्स में आप जानना चाहें इस पूरे मिशन की, इस पूरे प्रोग्राम की, राइट, स्टूडेंट्स ऑन आइस की, तो आप लोग विजिट कर सकते हैं studentsonice.com पर। और इस बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप और जानकारी जान सकते हैं। तो किस तरह से एंटार्क्टिका इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर अस, फॉर टू नो द फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट ऑफ आवर प्लेनेट, राइट। आई होप थोड़ा सा लेसन साइंटिफिक टाइप का है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप छोटे क्वेश्चंस, बड़े भी आते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखें, राइट। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन हैव फन बट स्टडी।